लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। अध्याय 13, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों, एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियों एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां सरकार संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप में उल्लिखित किया गया है। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य यानी राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौता के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसा कि रूस में से पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है, वे हैं एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में। दूसरे मामले में ये बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा में। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। वह अमेरिका क्रांति के बाद 1787 में बना। इसमें 50 राज्य, मूलतः 13 राज्य समाहित हैं। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांतों, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफ़ी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हुआ। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया: देश का बृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ में दो बातें उभरकर सामने आती हैं। नंबर 1, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, तथा दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे संघ स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरल संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के क्षेत्र के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इस आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। पहला, इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीके। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग। कनाडा में जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। तो तालिका 13.1 संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता। संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। दूसरा, संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है। एकात्मक सरकार में लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है। संघीय सरकार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और एकात्मक सरकार में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। संघीय सरकार
संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और एकात्मक सरकार संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है, जापान, और नहीं भी, जैसे ब्रिटेन। संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है, एकात्मक सरकार में संविधान कठोर भी हो सकता है, फ्रांस, या लचीला, ब्रिटेन भी। नंबर 6, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक में है, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी। 7वां है संघीय सरकार द्विसदनीय विधायिका होती है और एकात्मक सरकार में विधायिका 2 सदनीय भी हो सकती है, ब्रिटेन, और 1 सदनीय भी हो सकती है, जैसे चीन। संविधान की संघीय विशेषताएं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्वैध राज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया। प्रत्येक को संघीय द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन आदि। दूसरा है लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में 2019 में इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है, अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। तीसरा है शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। केंद्र सूची में 90 विषय हैं, मूलतः 97। राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूलतः 66, और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं। संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अर्थात उन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों, विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। नंबर 5, कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे भी प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन में संबंधित है, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समस्त संस्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद में विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। नंबर 6, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र कार्यपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायपालिका की कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। नंबर 7, द्विसदनीय विधायिका। राज्य संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों पूर्ण रूप से का। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है
केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। संविधान की एकात्मक विशेषताएं। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं शामिल हैं। तीसरे, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि संविधान में ये राज्यों के निहित हैं। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। नंबर दूसरा, राज्य अनश्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह संविधान संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। इनडिस्ट्रिक्टिकल्स यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिवल स्टेट्स है। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। इनडिस्ट्रक्टिवल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिवल स्टेट्स है। तीसरा, एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में हमसे इतर राज्यों को कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर एक अपवाद था, जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था, अब नहीं है। नंबर 4, संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एक प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। नंबर 5, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों को प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्वता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य में से 2। इस तरह छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। नंबर 6, आपातकालीन उपबंध। लगभग 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। नंबर 7, एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। नंबर 8, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों द्वारा दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। नंबर 9, अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका के संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में सभी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFOS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है, अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
नंबर 10 एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्य की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। नंबर 12 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत में कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। नंबर 13 एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी होती है। नंबर 14 राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है, लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें कोई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है। के संतानम के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी 2 कारण हैं। नंबर 1 वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता और तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। उन्होंने महसूस किया भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्था का देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। हालांकि अन्य राजनीति शास्त्री उक्त मतों से सहमत नहीं हैं। पॉल एप्पलवी कहते हैं यह पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जोन्स इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है, राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ। ग्रीनवेल ऑस्टिन कहते हैं कि यह सरकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसके खास विशेषताओं को पूरा करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के डॉक्टर BR अम्बेडकर महसूस करते हैं संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज्य पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, ना ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्यों दोनों ही को संविधान द्वारा बनाया गया है, दोनों को शक्तियां संविधान में निहित हैं। यद्यपि संविधान ने कहा संघीय स्वरूप नहीं दिया और यद्यपि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा एक गंभीर शिकायत यह आई
कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत को यह भी है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जाना चाहिए। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान हैं। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है। इसलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं को बदल नहीं सकता, न ही न्यायिक क्षेत्र को। बम्बई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय वह इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्रों में बड़ी शक्तियां निहित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्रों पर ही निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, एक केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। ये अपवाद हैं और अपवाद नियम नहीं है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम है, हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रिया और मान्यताओं का परिणाम। वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 1, सामान्यतः शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए भी अपना कार्य करते हैं, और नंबर 2, राष्ट्रीय एकता की आवश्यक एवं विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार। भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। नंबर 1, राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर। 2, नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर। नंबर 3, क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उसका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। नंबर 4, क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड। नंबर 5, अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। नंबर 6, राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। नंबर 7, उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लाएंगे केंद्र राज्य संबंध का अध्याय नंबर 14। जय हिंद, जय भारत।